1679th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात हेल्थ के साथ। रियली वांट टू थैंक ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल नागपुर का हॉस्पिटल प्रेजेंट्स राज की बात हेल्थ के साथ इन एसोसिएशन विथ योर लाइफ एंड योर फैमिली। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत आम तौर पे रोजाना रूप में होता होगा, और वो है दिन में एलर्जीज को लेकर इशू और रात में स्नोरिंग को लेकर प्रॉब्लम। अब कितना हमारी लाइफ में ये इम्पैक्ट छोड़कर जाता है, दर्द छोड़कर जाता है, इरिटेशन छोड़कर जाता है, और क्या उसका जो उपचार है वो जो हम ले रहे हैं वो सही है। बात करने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर शहर सेंट्रल इंडिया के जाने माने ईएनटी। प्लीज वेलकम डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी। सर नमस्कार। थैंक यू सर, स्वागत आपका राज की बात में। सर पहले तो इट्स एन ऑनर इंटरव्यूइंग यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर, एलर्जीज और स्नोरिंग दोनों एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे सा एक कनेक्शन जरूर बैठता होगा। सर एलर्जी से शुरू करें। सर कुछ लोगों को खट्टा खाने से प्रॉब्लम, कुछ लोगों को स्किन इश्यूज, कोई किसी को कॉस्मेटिक्स के साथ प्रॉब्लम, किसी को सोप के साथ प्रॉब्लम। सर एलर्जीज को किस तरह से देखा जाए और समझा जाए? राइट, सो फर्स्ट पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है कि व्हाट इज एलर्जी। सो एलर्जी मतलब एक बॉडी जो सेंसिटिव रहती है या हाइपर सेंसिटिव, मतलब उसको किसी चीज के कांटेक्ट में आने से ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। अब चाहे वो कांटेक्ट उसको थ्रू स्किन हो, थ्रू नोज या फिर एयरवे से हो या फिर खाने वाली चीजों से। सो ऐसे कोई भी चीजों से कांटेक्ट में आने से अगर बॉडी ज्यादा रिएक्ट करे, ज्यादा सेंसिटिव हो, उसको एलर्जी बोलते हैं। और जिन चीजों से बॉडी को एलर्जी होती है उनको एलर्जेंस बोलते हैं। सो नॉर्मली कई सारे इंडिविजुअल्स में इन एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बट जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों को उस पर्टिकुलर एलर्जन के कांटेक्ट में आने से एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जीज हो सकती है। सर इज इट एलर्जी और कॉमन कोल्ड, इसको किस तरह से देखें? राइट, सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एलर्जी एंड कॉमन कोल्ड इज कि एलर्जी एक इन्फेक्शन नहीं है। सो जैसे पता है ना कि इट इज अ रिएक्शन और अ सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर एक कोई चीज से। और कॉमन कोल्ड देखा जाए सो वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इट इज एन इन्फेक्शन विच इज बिकॉज ऑफ सम वायरस। सो ये मेजर डिफरेंस है कि एलर्जी इन्फेक्शन नहीं है, वो एक रिएक्शन है या हाइपर रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी है। और कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ ये मेजर डिफरेंस होने के साथ साथ उसमें काफी सारे सिमिलैरिटीज भी रहते हैं। सो अगर एलर्जी देखा जाए तो उसमें कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे नाक बंद होना, ज्यादा छींके आना, गले में खराश, आंखों से पानी आना, ये सब चीजें हैं। कॉमन कोल्ड में भी वही सिम्टम्स कई बार रहते हैं, जैसे सर्दी, नाक बंद, छींके। बट जो एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है ड्यूरेशन का भी। सो कॉमन कोल्ड जनरली 7 से 10 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाता है और फिर वो बार बार नहीं होता, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ है वायरल से और उसके बाद वो सेटल हो जाता है। बट एलर्जिक रिएक्शंस काफी बार होता है। उसके दो मेजर पार्ट्स भी है, मतलब टाइप्स है। एक रहता है पेरिनियल जो मतलब साल भर होता है सॉरी जी, और एक रहता है सीजनल जो एक पर्टिकुलर सीजन में हो सकता है। सो जिनको पेरिनियल है उनको साल भर कुछ ना कुछ किसी चीज के कांटेक्ट से एलर्जी परसिस्टेंट लो डोज पे रहता है, लो थ्रेशोल्ड पे। और सीजनल में कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, और जैसे ही वो सीजन चले जाए फिर वो एकदम नॉर्मल इंडिविजुअल की जैसे रह सकते हैं, उनको बिल्कुल कोई चीज से एलर्जी नहीं हो सकता है। सर अगर उपचार की बात करें, राइट, तो सर क्या उपचार होगा, कैसे इसको देखते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल? सो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है कि जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि ये एग्जैक्टली एलर्जी है या एलर्जी नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप उसका डायग्नोसिस रहेगा कि उसको एलर्जी कंफर्म करे या प्रूव करे। सो उसके लिए कुछ बेसिक कई बार ब्लड टेस्ट रहते हैं जिसमें पेशेंट या पर्सन एलर्जिक की तरफ है या नहीं ये अपन थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेप जो रहता है उसमें रहता है कि एलर्जी अगर है या एलर्जिक कंपोनेंट है उसमें, सो किस चीज से एलर्जी है ये भी अपन पता कर सकते हैं। सो उसमें आजकल वेरियस टेक्निक्स है, जैसे स्किन प्रिक टेस्ट या स्किन स्क्रैच टेस्ट, जिसमें कॉमन जो उस एरिया के एलर्जेंस है, जो चाहे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं या चाहे एयरबॉर्न है या फिर खाने की चीजों से, उनको स्किन के ऊपर स्मॉल स्मॉल डॉट्स लगा के उस पे टेस्ट करते हैं, और जिन चीजों से वो इंडिविजुअल को एलर्जी है वो एरिया थोड़ी सी रेड और स्वेलिंग उसमें हल्की सी आ जाती है अराउंड 4 मिलीमीटर के आसपास। सो और उससे ज्यादा हो, सो अगर ये ऐसा दिख रहा है इसका मतलब है उन चीजों से उस पर्सन को एलर्जी कंफर्म हो जाती है, और अगर उसके कांटेक्ट में आता है कभी भी, या वो पर्सन कभी भी उस चीज के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो फिर ब्रीदिंग के थ्रू हो या फिर स्किन के थ्रू हो या फिर खाने की चीजों से हो, सो उस पर्सन को उस चीज से एलर्जी हो सकती है। सो इसे कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट, जिससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि वो पर्सन को किस चीज से एलर्जी है। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एलर्जी को कभी भी वन सिंगल ट्रीटमेंट या फिर वन टाइम ट्रीटमेंट से या कोई भी बेसिक ट्रीटमेंट से कंप्लीटली बॉडी में से नहीं निकाल सकते। ये एक तरीके से जेनेटिक रहता है या फिर बॉडी में हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा, बट उसको कुछ मेडिकेशन से और अलग अलग मेथड से, चाहे वो नाक का स्प्रे है, टैबलेट्स है, मेडिकेशन है, इससे उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। जब भी वो पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी के सिम्टम्स दिखने लगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसको पूरी तरीके से बॉडी से गायब या निकाल नहीं सकते। फिर थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सपोज किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर चीज से एलर्जी कंफर्म होती है, फॉर एग्जांपल किसी को कॉटन से एलर्जी है और वो पर्सन कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन फैब्रिक के इसमें ही काम कर रहा है और उसको वो जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं है, सो ऐसे कंडीशन में उसके एलर्जी के सिम्टम्स को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। साइड बाय साइड एक इम्यूनोथेरेपी करके एक प्रोसीजर है जिसमें जिन चीजों से उस पर्सन को एलर्जी है उसको उसी के बॉडी में माइक्रो डोजिंग में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं, सो दैट इनिशियली तो रिएक्शन दिखाएगा, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वो बॉडी का उस पर्टिकुलर चीज से रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और उसको बेसिकली उस चीज की आदत पड़ जाती है। बट ये सब बिल्कुल माइक्रो डोजिंग में चलता है और जिससे उसको आगे जाके उन चीजों से एलर्जी या रिएक्शन जो होता है या एलर्जिक रिएक्शन है वो कम हो जाता है। इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये काफी कारगर है स्पेशली उन केसेस में जिसमें एलर्जी कंफर्म होती है और उसको उससे दूर या फिर उससे निकाला मुश्किल है, उस केसेस में हेल्पफुल रहता है। सर किसी को अगर अपनी बीवी से एलर्जी है तो उसने क्या करना चाहिए? सो उसमें तो उसके लिए एडवोकेट से कनेक्ट करना चाहिए। टॉपिक हो तो उसके लिए 1-2 दिन भी काफी लिए। सर सॉरी सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस कि जो बेसिक सिम्टम्स हैं जो एलर्जी के अगर आपको होते हैं तो सर बॉडी अपने आप में आपको जवाब देना शुरू कर देती है। तो एक बार मैं चाहता हूँ फिर से आप सिम्टम्स अगर बता दें कि किसी चीज को खाने में या किसी चीज को पहनने में या किसी चीज को लगाने में, मैं कॉस्मेटिक्स की बात करूं, आपको किस किस्म के साइंस आपकी बॉडी देता है? सो जिन चीजों से साइंस आने लगे एलर्जिक कंपोनेंट्स उसको एलर्जन बोलेंगे, और उसको अगर वो बॉडी के कांटेक्ट में आता है बाय किसी भी तरीके से, सो सपोज स्किन से कांटेक्ट में आएगा, सो उसको स्किन रिएक्शंस या एक्जिमा होता है जिसमें रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, एक पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस रहेगा जहां पे उसको उस चीज के कांटेक्ट में आया। तो फिर अगर ये एलर्जन सपोज नोज के थ्रू जा रहा है, सो उसको साइंस ऑफ जैसे कॉमन कोल्ड जैसा हो जाएगा जिसमें नाक से पानी आएगा, छींके आएगी, आंखों से पानी आएगा, वाटरिंग ऑफ आईज रहेगा, एक्सेसिव स्नीजिंग रहेगा, इचिंग रहेगा, थ्रोट में इचिंग रहेगा, और एस्थमा, ये बेसिकली वही एलर्जी का ही एक पार्ट है जिसमें लंग्स का एलर्जी उसको एस्थमा बोलेंगे। और खाने वाली चीजों से फिर पेट में रिएक्शन मतलब लूज मोशंस या फिर अपसेट, स्टमक अपसेट, ये सब चीजें भी हो सकती है। और कई बार खाने वाली चीजों से भी सर्दी खांसी हो सकती है अगर उस चीज को
उस पर्टिकुलर आदमी को या इंसान को उस चीज का एलर्जी हो तो। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोग एलर्जी को बहुत छोटा चीज समझकर उसे बस अवॉइड कर लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है या एलर्जी का इशू होता है, मैं बस अवॉइड करूं। पर डॉक्टर के पास जाने में पता नहीं लोगों को लोग लेट हो जाते हैं, लोग बहुत लाइटली लेते हैं। इस पर क्या सोचते हैं? राइट, सो अभी भी काफी एक इशू है रिगार्डिंग एलर्जी। लोगों को अभी भी काफी लोगों को लगता है कि एलर्जी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, और कभी उनका पुराना फाइल या ट्रीटमेंट चेक करो तो बोलते हैं हम लोग को एलर्जी है, ऐसा वो बता देते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत एंटीबायोटिक्स लिए हैं और इतने सारे मेडिकेशंस लिए हैं, बट कभी भी वो एलर्जी एक्चुअली प्रूव हुई नहीं है। एंड सेकेंडली किस चीज से एलर्जी उनको ये भी नहीं पता रहता है। सो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि एलर्जी है या नहीं है, थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए। एंड सेकेंडली किन चीजों से एलर्जी है ये पता कर ले। अगर ये दोनों ही चीजें कंफर्म हो जाती है और उसको अवॉइड करना इजी है तो सिंपल ट्रीटमेंट है, और काफी हद तक जो परेशानी है वो उसको अपन कंट्रोल रख सकते हैं। सर स्नोरिंग है ना सर, स्नोरिंग एक बहुत बड़ा इशू। मतलब सर एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट स्ट्रेस पीरियड एंड आई थिंक एवरीबडी कनेक्ट्स स्नोरिंग टू स्ट्रेस, कि दैट्स द ओनली रीजन। सर सबसे पहले हम समझे स्नोरिंग का प्रॉब्लम क्या है। राइट, सो स्नोरिंग एंड मतलब जो कॉमनली उसको हिंदी में बोलते हैं खर्राटे जी। सो स्नोरिंग और खर्राटे एक ही है। सो स्नोरिंग और खर्राटे जो है वो एक बेसिकली साउंड है, और ये साउंड बहुत ही हार्श और अनप्लेजेंट साउंड है जो होता है वाइब्रेशंस की तरफ वजह से। और ये वाइब्रेशंस होते हैं नोज और थ्रोट के जो जंक्शन है बेसिकली उस एरिया से। सो उस एरिया में जब वो पाइप या वो जो एरिया कोलैप्स होने लग गया या छोटा होने लग गया, सिकुड़ने लग गया और काफी हद तक वो ब्लॉक हो गया, ये होता है जनरली रात में सोते वक्त। तो उस छोटे से पाइप के या उस छोटे से एरिया के थ्रू से जब एयर पास होती है ब्रीदिंग के वक्त ड्यूरिंग स्लीपिंग और वो एरिया वाइब्रेट होती है, उस वाइब्रेशंस की वजह से जो साउंड होता है उसको स्नोरिंग या खर्राटे बोलते हैं। सर स्नोरिंग का कोई टेस्ट होता है जिससे मुझे पता चले कि मुझे स्नोरिंग इश्यूज है, ऐसा कुछ हो सकता है? अब स्नोरिंग का एक फनी थिंग ये है कि जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम है वो खुद जो स्नोर करता है उसको कभी भी नहीं पता चलता जनरली। वो उसके पार्टनर को या जो उसके साथ या आसपास जो घर पे लोग रहते हैं जो सोते हैं उनको रियलाइज होता है कि बेसिकली ये पर्सन बहुत ज्यादा स्नोर कर रहा है जी। सो खुद से डायग्नोज करना है, खुद बताना कि मैं स्नोर करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये डिफिकल्ट है। बट उसके लिए कुछ टेस्ट है, और जो कॉमनली जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पॉलीसोम्नोग्राफी। मतलब सोते हुए कई सारे टेस्ट करना उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। पॉली मीन्स मेनी, सोम्नोग्राफी मीन्स स्टडी ड्यूरिंग द स्लीप। सो काफी सारे स्टडीज होते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे जो लगभग 1 से 2 रातों तक ये रहता है। वो चाहे आपके हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं या फिर घर पे आके वो मशीन्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आसपास फिट करते हैं, और उससे कई सारे पैरामीटर्स डिटेक्ट करते हैं कि ये पर्सन कितने घंटे सोए, कितने घंटे तक उनका स्नोरिंग चला, क्या डेसिबल था, कितना आवाज था, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे थे, कौन से करवट पे ज्यादा सोए, किस करवट पे ज्यादा स्नोरिंग हुआ। ये काफी सारे पैरामीटर्स इस पर्टिकुलर टेस्ट से निकाल सकते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और फैक्टर है और इन्वेस्टिगेशन है फॉर स्नोरिंग। और जो उनके एडवांस केसेस में जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे एक परेशानी रहती है जी, इन दोनों को चेक करने के लिए पॉलीसोम्नोग्राफी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट है। इसके साथ साथ अभी मतलब कुछ पहले टाइम से एक टेस्ट भी है और इन्वेस्टिगेशन है, उसको बोलते हैं डाइस, जिसको बोलते हैं DISE यानी ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी, जिसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में या फिर जहाँ पे एंडोस्कोपी होती है वहां पे पेशेंट को कुछ मेडिसिन देके सुलाया जाता है और नेचुरल स्लीप लाई जाती है उस एनवायरनमेंट में। और फिर उस इंडिविजुअल के नाक से या मुंह से एक छोटा सा एंडोस्कोप रहता है फ्लेक्सिबल, जो एक पाइप की तरह घूम सकता है, मुड़ सकता है, और उसको नाक से या मुंह से डाल के उस एरिया को विजुलाइज करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं और जिस जगह से स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे इश्यूज हो रहे हैं।
सो उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है और उसमें एक्चुअल साउंड भी रिकॉर्ड होता है, और फिर वो जब करते हैं प्रोसीजर, सो हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि पेशेंट जब जैसे जैसे नींद में या डीप स्लीप में जा रहे हैं वैसे वैसे स्नोरिंग बढ़ रहा है, आवाज बढ़ रहा है, और उस वक्त एंडोस्कोप डाल के देखे तो वो एग्जैक्ट पॉइंट या काफी सारे पॉइंट्स जहां से स्नोरिंग एक्चुअली जनरेट हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और फिर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर वो पेशेंट को दिखा सकते हैं फॉर फ्यूचर उसको क्या करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है उसके लिए। सर स्नोरिंग जब जब ये इशू होता है तो सर इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? राइट, सो जैसे अभी 2 टेस्ट बताए हैं, सो एक रहता है पॉलीसोमनोग्राफी, उससे बेसिक थोड़ा सा आइडिया मिलता है, बट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या कहाँ पे इशू है, जनरेट हो रहा है, वो बताना मुश्किल है। जो अभी टेस्ट बताया था मैंने आपको, ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी, उससे एग्जैक्टली किस जगह से स्नोरिंग हो रहा है ये पता चलता है। सो वो कई बार हो सकता है कि अगर नाक का एरिया जो है पैसेज वो छोटा है, नाक की हड्डी तिरछी है, टर्बिनेट से, या एलर्जिक, जैसे पहले बात किया था कि एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसकी वजह से नाक का एरिया छोटा है और नाक से सांस ना लेके वो मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, सो वो एक हो सकता है। फिर जैसे जैसे हम लोग स्कोप अंदर डालते हैं तो पता चलता है कि कई बार जो ऊपर की पैलेट बोलते हैं या टालू बोलते हैं उसको, वो काफी लूज है और लचीला है और लंबा है, जिसकी वजह से रात को सोते वो फॉल हो गया और जिसकी वजह से वो वाइब्रेट हो रहा है, सो वो एक फैक्टर है। कई लोगों के जो टंग रहती है, टंग बेस, वो हेवी रहती है, थिक रहती है, उसके कोलैप्स से सोते वक्त वो भी एक कॉज हो सकता है। सो ये एनाटॉमिकल मतलब स्ट्रक्चरल जो कई बार इश्यूज है ये पता कर सकते हैं ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी से। इसके अलावा एक अनदर फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है ओबेसिटी या फिर वेट, जिनका ज्यादा वजन है और स्पेशली जिनका गर्दन की तरफ ज्यादा फैट डिपोजिशन है, उनका जब वो पीठ के बल सोते हैं, सो पीठ के बल सोते वक्त एज इट इज ग्रेविटी और जो वेट है वो दोनों उस पर एक्ट करता है, और फिर जो है मसल्स लूज हो गए उस पर और प्रेशर आके वो कोलैप्स ज्यादा होने लगता है और स्नोरिंग का फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज अल्कोहल। अल्कोहल के वक्त वैसे बॉडी थोड़ी डीप स्लीप में जल्दी जाती है, एंड सेकेंडली मसल्स ज्यादा लूज हो जाते हैं। सो अगर किसी को ओबेसिटी है और अल्कोहल कंजम्पशन है, सो उस वक्त देखा गया है कि जो स्नोरिंग का फैक्टर है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इशू है ये बढ़ जाता है। और फिर टायर्ड पर्सन या फिर स्ट्रक्चरल एनोमली जैसे बताया था, तो इन बेसिक फैक्टर्स की वजह से स्नोरिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इश्यूज बढ़ जाते हैं। सर उपचार क्या करें? राइट, टेस्ट तो हो गई। राइट, सो अभी टेस्ट हो गया, डायग्नोस हो गया, सब कंफर्म हो गया। ट्रीटमेंट वाइज इसमें फिर से मल्टीफैक्टोरियल रहेगा। कई बार एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट नहीं रहता, इसमें काफी सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पल्मोलॉजिस्ट, ENT, एनास्थेटिस्ट, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और किस जगह से इशू है और क्या वजह से इशू है इनको करेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज मेन फैक्टर है वेट या फिर अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है, सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी डाइटरी और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। सो डाइट में मॉडिफिकेशन मतलब अगर वेट ज्यादा है तो ऑयली और फैटी फूड्स कम खाना है, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है तो उसको कम करना है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर वेट ज्यादा है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पर्टिकुलर नेक के कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं जिससे नेक मसल्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उससे कई हद तक स्नोरिंग कम हो जाता है, बट उसमें उसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है। सो फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो है डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। सेकेंड है, अगर डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से जो रिजल्ट्स है वो तुरंत नहीं मिलने वाले। 1 या 2 दिन में ना वेट कम होने वाला है ना बॉडी हेल्दी होने वाली है जी। बट उस ड्यूरेशन को कंट्रोल करने के लिए या सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए जो इमीडिएट एक्टिंग है वो है एक मशीन जिसे CPAP मशीन बोलते हैं, जो कंटिन्यूस एयर नाक से और मुंह से डालते हैं, जिसके कारण जो एयर पैसेज कोलैप्स हो रहा है उसको खुला रखता है और स्नोरिंग तुरंत बंद हो जाता है। साथ ही साथ ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए भी हेल्पफुल है।
सर और थर्ड एक ऑप्शन है इसमें जो जैसे बताया था, एक ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी है। सो उससे अगर कुछ स्ट्रक्चरल बहुत ज्यादा इश्यूज है और वो मेन कॉज है फॉर स्नोरिंग और स्लीप एपनिया, सो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है विद सीपैप और उसको सीपैप से रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, सो इन केसेस में प्रॉपर कैंडिडेट को सिलेक्ट करके सर्जिकल करेक्शन से भी स्नोरिंग और स्लीप एपनिया का करेक्शन किया जा सकता है। सर एक वक्त था जब स्नोरिंग ये इशू एक सीमित उम्र के बाद के लोगों को देखी जाती है कि उनके साथ ये हो रही है। सर अभी सब यंगस्टर्स के साथ भी, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 14 के एज से सर बच्चों को भी ये इश्यूज हो रहे हैं, यंगस्टर्स को भी इशू हो रहे हैं, लड़कियों को ये इश्यूज हो रहे हैं, लेडीज आर फेसिंग दीज इश्यूज। सर अहम वजह क्या मानते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? नहीं, इसमें फिर से काफी सारे फैक्टर्स है। बहुत यंग एज में एक एडिनॉइड्स हाइपरट्रोफी है, एक कई बार स्नोरिंग को कॉज कर सकता है। तो एक यंग बच्चा या छोटा लड़का या लड़की रात में सोते वक्त कराटे ले रहे हैं, तो इसका मेजर फैक्टर एडिनॉइड्स होता है। इसमें लाइफस्टाइल या बॉडी या ये कोई चीजों का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे केसेस में कुछ सिंपल एक्सरेज या एंडोस्कोपी करके पता कर सकते हैं कि एडिनॉइड्स बढ़े या नहीं है, और अगर एडिनॉइड्स बढ़े तो उसमें कुछ मेडिकेशन से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ज्यादा सीवियर है तो उसमें भी सर्जिकल करेक्शन से एडिनॉइड्स को कम किया जा सकता है। बट आजकल की जनरेशन में एक तो पहले स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता है जी, बट इसका अवेयरनेस बढ़ना जरूरी है। जी, अवेयरनेस बढ़ना जरूरी, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो अवेयरनेस बढ़ना जरूरी है और ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बस एक या 2 दिन की बात नहीं, पर इसको टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये स्नोरिंग है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, और इससे आवाज आती है और ये अच्छा लगता है ऐसा नहीं है। इससे जनरली बॉडी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेनली हार्ट पे इश्यूज होता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, नींद सही नहीं आती तो रात भर नींद सही नहीं लगती, तो दिन में ज्यादा नींद आने लगती है। ऐसी जगह नींद आती है जहाँ पे नींद नहीं आनी चाहिए, जैसे मीटिंग हो गई, गाड़ी चलाते हो देखते गए। कई बार एक्सीडेंट्स का कॉज देखा गया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसका कॉज है, जो कभी ना न्यूज में आया है ना पेपर में आया है। हर बार उसको अल्कोहल या ड्रिंक किया है इसकी वजह से डाला है, बट कभी उस पर ये नहीं देखा गया कि मे बी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या एक्सेसिव जो एयरवे कॉम्प्रोमाइज होते वक्त होता है उसकी वजह से उसको नींद लग गई और वो एक्सीडेंट हो गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि आज एलर्जी को लेकर, स्नोरिंग को लेकर जो बातें आपने बताई वो जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये वो मूल बातें हैं जिनके आधार पर हम अपने सेल्फ हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। और जब हमको लगे कि अब हम उस लाइन पर आ गए जब अब डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी की जरूरत है, तो फिर उनके पास आना जरूरी है। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सुपर। डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी, नागपुर शहर, सेंट्रल इंडिया के जाने माने ENT, उनसे हमारी बात हुई, मुलाकात हुई एलर्जी और स्नोरिंग को लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने आज हमें बताई वो दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या आपको पता है कि मैट्रिमोनियल साइट्स आजकल ये सवाल कर रही है, पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे, ये सवाल कर रही है कि डू यू हैव इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ, स्नोरिंग, एलर्जी और एनी फिजिकल प्रॉब्लम। ये पहले ही सवाल पूछे नहीं जाते थे। इनका काम शादी करवाना था, ये लुक्स की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे, जॉब की बात करते थे, बिजनेस की बात करते थे, टर्नओवर की बात करते थे, ये सब मुद्दे पे बात करते थे। फैमिली में कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बात करते थे, उनकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हेल्थ हिस्ट्री को लेकर कभी बात नहीं की जाती थी। अब ये सवाल उठने लगे हैं, मतलब यानी कि इसका मतलब है कि अब इन बातों को लेकर फर्क पड़ने लगा है। अगर आपको आपकी एलर्जी से फर्क पड़ रहा है, आपको आपकी स्नोरिंग इश्यूज या आपके पार्टनर के स्नोरिंग इश्यूज से फर्क पड़ रहा है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस, डॉक्टर के पास आइए, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही मोटो लेकर चलते हैं, सेविंग लाइव्स, सेविंग फैमिलीज।
जिंदा रहें। जय हिंद।